राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी में। मेरे पापा की मृत्यु हुई जब मैं 7 साल का था। अब मैं और मेरी माँ अकेले रहते थे। हमारा ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, एक ही कमरे का मकान था, वह भी कच्चा था। रात के टाइम मैं अपनी माँ के साथ ही सोता था। समय यूँ बीतता जा रहा था और अब मैं 14 साल का हो गया था। गली से निकलता तो सब मोहल्ले वाले मुझे मेरी माँ के बारे में पूछते थे कि तुम्हारी माँ कैसी है। मैं हैरान होता, सब मोहल्ले वालों को मेरी माँ की क्यों इतनी फिक्र रहती है। हमारे कमरे की खिड़की जो बाहर की तरफ लगी हुई थी, किसी ने पत्थर मारकर उसका शीशा तोड़ दिया था। मेरी माँ और मैं दोनों डर कर उठ बैठे हुए। मेरी माँ को अचानक से पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ गया। वह कहने लगी, कल से तुम मेरे साथ नहीं सोओगे, बल्कि तुम बाहर सोया करोगे। मैं माँ की बात पर हैरान था कि खिड़की का शीशा पता नहीं किसने तोड़ा और माँ मुझ पर गुस्सा निकाल रही है। खैर, मैंने माँ की बात मान ली और बाहर सोने के लिए चला गया। सर्दियों के दिन थे, मुझे बाहर बहुत सर्दी लगती थी। अभी इस बात को 2 ही दिन बीते थे कि एक रात मेरी मम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, चलो बेटा, हमें घर आज ही छोड़कर दूसरे शहर जाना है। हमारा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। अगली सुबह ही हम जाने के लिए तैयार हुए। माँ ने एक बैग में जेवरात और पैसे डाल रखे थे और दूर ही एक गाड़ी खड़ी थी, शायद हमारे इंतजार में थी। मैंने देखा गाड़ी वाला हमसे कोई सवाल किए बगैर हमें अपनी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब तो यह था कि मेरी माँ का कोई जान पहचान वाला था। गाड़ी शहर की तरफ चल रही थी। हम लोग रात को ही दूसरे शहर में आ गए थे। घर शहर में था और आदमी हमें एक घर में छोड़कर चला गया था। मेरी माँ का उस आदमी के साथ क्या रिश्ता था, कुछ अजीब सा लग रहा था। खैर, हमें जिस मकान में छोड़कर गया था, मकान अच्छा खासा बड़ा था। मम्मी ने मुझे कहा, अब हमें यहाँ कोई खतरा नहीं है। फिर माँ मुझे देखने लगी। मैं चारपाई पर बैठा उन्हें घूरता जा रहा था। यह सब क्या है, मैंने रोते हुए पूछा। मेरे सब दोस्त गांव में ही रह गए। बेटा, अब तुम्हारी उम्र ऐसी थी कि तुम वहाँ नहीं रह सकते थे, वरना लोग तुम्हें मेरे खिलाफ कर देते। मम्मी की बात पर मुझे याद आया कि पिछले दिनों गली के नुक्कड़ पर खड़े एक लड़के ने मुझे और मेरी माँ के बारे में बहुत गलत शब्द कहे थे। घर आकर मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया था, जिस पर मेरी माँ सदमे में पड़ गई थी। अब मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दिया, लेकिन माँ घर में पैसे कहाँ से लाती थी यह तो मुझे भी मालूम नहीं था। माँ की अजीबोगरीब हरकतें थी। अब माँ मुझे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। एक रात मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैं माँ के कमरे में आया तो मैंने 2 चारपाई लगी हुई दिखी। मैंने माँ से पूछा, माँ, ये चारपाई तुमने किसके लिए रखी है? यहाँ तो बिस्तर भी रखा है, तकिया भी है। मेरी माँ बात सुनकर घबरा गई और बोली कि बेटा, वैसे ही रखी है, मगर माँ, इस चारपाई पर कौन सोता है? मुझे तो आप अपने कमरे में आने भी नहीं देती। मेरी बात पर मेरी माँ मुझ पर गुस्सा होने लगी कि तू मुझ पर शक कर रहा है। बेटे, मैंने यह चारपाई किसी मकसद के लिए रखी है, इस पर तेरे पापा की आत्मा आती है। पापा की आत्मा यहाँ कैसे आ सकती थी? मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। यह बात भी मुझे खटक रही थी कि माँ घर खर्च के पैसे कहाँ से लाती है। घर में सारे जेवर वैसे के वैसे पड़े थे। माँ ने एक जेवर भी नहीं बेचा था, बल्कि अब उन जेवर को पहनने लगी थी। और मैं जब भी माँ को देखता था, वह रंगीन कपड़े पहने होती और खुश मिजाज होती। उन्हें देखकर लगता कि मेरी माँ विधवा नहीं है। मेरे गांव में अक्सर विधवा औरतों को देखा था, गम में रहते हुए और रोते हुए, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, सफ़ेद कपड़े पहने हुए। बल्कि माँ अपने चेहरे पर मेकअप लगा कर रखा करती थी, लिपस्टिक लगाया करती थी, अपने गले में मंगलसूत्र और कलाइयों में जेवर जरूर रखती थी। अचानक एक दिन मुझे मेरे गांव का एक लड़का मिला और वह पूछने लगा, तुम रातों रात कहाँ चले गए थे गांव को छोड़कर? भगवान करे तुम ठीक हो, कोई हादसा तो नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारी माँ ने तो वैसे भी बहुत से लोगों के साथ, यह कहकर उसने अपना शब्द अधूरा छोड़ दिया। मैंने कहा कि अपनी बात तो पूरी करो, तुम क्या कहना चाहते हो? वह बोला कि कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। और सुनाओ, तुम्हारी माँ ठीक है? उसने अजीब सा शब्द में पूछा था और बोला कि तुम जैसे बेटे बहुत मजबूर होते हैं, जो अपनी माँ के कैरेक्टर की वजह से दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हैं। उसने यह बात बातों ही बातों में कह दी थी। मेरा शक और भी गहरा होता जा रहा था। मैं चाहता था कि मैं अपनी माँ को रंगे हाथों पकड़ूंगा। अब मैं समझदार हो गया था। अब तो माँ पर मैंने नज़र रखना शुरू कर दिया था। आज तो मैंने एक ऐसा दृश्य देखा था। रात के करीब 1 बजे जब मैं अपने कमरे से बाहर आया, मैंने सोचा था कि आज अपनी माँ के कमरे में जाकर ज़रूर देखूंगा कि वहाँ क्या होता है, वह दूसरी चारपाई पर कौन सोता है। फिर भी
फिर मैं जैसे ही अपनी माँ के कमरे के बाहर रखे जूते को देखा तो मेरे तो होश उड़ गए थे। आंखें फटी की फटी रह गई। माँ के कमरे के बाहर 2 किसी आदमी के जूते रखे हुए थे। मैं अपने कमरे में बैठकर माँ पर नज़र जमाए हुए था, क्योंकि मेरे कमरे में एक खिड़की थी जिससे बाहर का साफ दिखाई दे रहा था। मैं बिल्कुल अलर्ट होकर बैठा हुआ था। फिर सुबह के 5 बजे मेरी आंख लग गई। मैं सो गया और फिर जब मैं उठने के बाद बाहर आया तो देखा कि माँ बाहर के काम कर रही थी। वह जाग गई थी। यह देखकर मैं तेज़ी से बाहर आया। मैं माँ को नहीं पकड़ सका था। वह आदमी जा चुका था। मैंने देखा घर का दरवाज़ा भी बंद था। अब मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था। अगली रात हुई तो सोचा कि नींद आ जाएगी, इसलिए मैं कमरे से बाहर रहूँगा। अभी मुझे यहाँ बैठे 2 मिनट ही बीते थे कि मेरी माँ अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आ गई। माँ ने मुझसे पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? मैं चुप करके बैठा रहा। मेरी माँ बोली, तुम जानना चाहते हो कि मेरे कमरे के बाहर जूते किसके हैं, मैं रंगीन कपड़े क्यों पहनती हूँ और जेवर किसके लिए पहनती हूँ? मैं बोला, माँ मैं बचपन से तुम्हें देखता आ रहा हूँ, आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आता? क्या मैं अंधा हो गया हूँ या मुझे दिखाई नहीं देता? मैं रोने लगा तो माँ ने कहा, तुम मेरी एक बात मान लो, मैं सारे राज अपने खोल कर रख दूंगी। मैं तुम्हें सब बता दूंगी कि किस बात के पीछे क्या राज है। मैंने कहा, बोलो माँ, तुम जो कहोगी मैं मानूंगा। माँ ने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। अगर तुम मेरी मर्ज़ी से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें हर बात सच सच बताऊंगी। फिर तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं माँ को हैरत से देखने लगा। मैंने ज़्यादा कोई सवाल नहीं किया था और माँ की बात मान ली थी। अब मुझे रविवार का बेचैनी से इंतज़ार था। मेरी उम्र अब 22 साल की हो चुकी थी। माँ मेरी शादी कर देना चाहती थी, पर किससे यह तो मैं नहीं जानता था। रविवार का दिन आया। मुझे गाड़ी में बिठाकर बड़े से घर में ले गई। वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड भी थे जिन्होंने हमारा बहुत स्वागत किया। वहाँ पर माँ ने मुझे बड़ी इज्जत से एक कमरे में ले जाकर बैठा दिया। मेरे सामने 7 नौजवान आकर बैठे और बोले, तुम्हें इस शादी से कोई एतराज़ तो नहीं? मैंने ना में सर हिला दिया। तुम हमारी बहन को खुश रखना, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। मैं नहीं जानता था मेरी माँ उस लड़की से शादी क्यों करवाना चाहती है जिसके 7 भाई हैं। मेरा विवाह संपन्न हो गया। पलक मेरी पत्नी बन गई थी। अब पलक में क्या कमी थी जिसकी वजह से उन 7 भाइयों ने उसकी शादी मुझसे की थी? यह तो मुझे शादी के बाद मालूम हुआ कि वह एक टांग से लंगड़ी थी और कोई नौजवान उससे शादी करने को राजी नहीं था। वह बेहद खूबसूरत थी। माँ ने जो शर्त रखी थी वह मैंने पूरी कर दी थी। मेरी पत्नी अपने कमरे में बैठी थी। मैं माँ के पास आया। माँ बोली, इधर आ मेरे बेटे, मैं तुझे एक एक बात बताऊंगी, पर वादा करो तुम कभी अपनी पत्नी से इन बातों के बारे में नहीं बताओगे। मैं माँ के पास बैठ गया तो माँ ने अपनी कहानी शुरू की। देखो बेटा, इस ज़माने में औरत कितनी ही पवित्र क्यों ना हो, यह ज़माना उसे जीने नहीं देता। अकेली तन्हा औरत पर इल्ज़ाम ज़रूर लगता है। गांव में भी ऐसा ही हुआ था और गांव में बहुत से घटिया लोगों की नज़र मुझ पर थी। हमारे कमरे की खिड़की गली की तरफ थी। गली के कुछ लोग मुझ पर नज़र रखे हुए थे और उस दिन हमारे घर की खिड़की किसी ने तोड़कर अंदर झांकने की कोशिश की थी। फिर एक दिन मेरे कमरे में एक आदमी आया। उसने अपने आप को पूरी तरह से ढका हुआ था। मैं उस आदमी को देखकर बुरी तरह से डर गई थी। वह आदमी कोई और नहीं, वह तुम्हारे पापा का दोस्त था। जिस लड़ाई में मेरे पति शहीद हुए थे, उस लड़ाई में उसकी बीवी बच्चे भी इस दुनिया से जा चुके थे। उस आदमी ने मुझसे कहा कि आप मुझसे शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारा पति मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरे साथ शहर चल। मैंने उसकी शादी वाली बात तो नहीं मानी, पर उसके साथ मैं शहर चली आई, क्योंकि वह एक बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन मैं उससे शादी के लिए नहीं मानी थी। उसने मेरे साथ कभी जोर ज़बरदस्ती नहीं किया और मेरा और तुम्हारा खर्चा वह हमेशा से उठाता रहा। वहाँ पर लोगों से कहलवा दिया कि यह मेरी बीवी बच्चे हैं, ताकि लोग मुझे भी बुरी नज़र से ना देखें। और मैं आज भी इसी वजह से सुहागनों की तरह रहती हूँ। इसके एक दोस्त की यह लड़की है। वह लड़की मुझे बहुत सुंदर लगी, पर वह अपाहिज थी और उसके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं थे। मैंने उनके एहसानों के बदले उस लड़की से तेरी शादी करवा दी है। अब तू ही बता बेटा, मैं गलत हूँ या सही? और वही आदमी हमारे घर कभी कभार हम दोनों का खर्चा पहुँचाने आ जाता था
और आज तक उसने मुझसे कोई बदतमीजी से भी बात नहीं की है, ना मुझे छुआ है। और जिसके जूते तुमने मेरे कमरे के बाहर देखे थे वह इस आदमी के थे। जो मैंने चारपाई कमरे में बिछी थी वह इस आदमी के लिए थी, क्योंकि मैंने आज तक अपनी चारपाई पर किसी गैर आदमी को नहीं बैठने दिया था। वह इस चारपाई पर आकर बैठता और कुछ घंटे रहता और फिर चला जाता। अब तुम बताओ बेटा, मुझे उस आदमी के साथ शादी कर लेना चाहिए या नहीं? मैं माँ की बातें सुनकर परेशान हो गया था। मैंने कहा, मैंने तो शादी कर ली है, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। माँ, तुम चाहो मैं खुद तुम्हें उन अंकल के साथ शादी करवाने में राज़ी हूँ। शादी करवाने में मैं राज़ी हूँ। चलो माँ, मैं आज ही तुम्हारी शादी करवाऊँगा। और मैं इतना तंग दिल भी नहीं कि अपनी माँ की खुशियों पर रुकावट डालकर अपनी शान को बढ़ावा दूंगा। मेरी बात सुनकर माँ रोने लगी और बोली, बेटा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन दोबारा तुम मुझ पर कभी शक मत करना। तुम्हारी माँ अकेली इस ज़माने से लड़ रही है और जिसके लिए मैं ज़माने से लड़ रही थी वह तुम हो। अगर तुम भी शक करोगे तो मैं टूट जाऊंगी। मैंने माँ को सीने से लगाया। मेरी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि मेरे पास भी कुछ कहने को नहीं था। सच है कि ज़माने की औरतें वाकई बहुत मजबूर हो जाती हैं, चाहे वह अपने आप को ठीक साबित करने के लिए सालों क्यों न लगा दे, उस पर शक जरूर किया जाता है। आज मैं अपनी पत्नी और माँ के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। मेरे सौतेले बाप कभी कभार हमसे मिलने आ जाता है, वह भी बहुत अच्छा इंसान है। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।